हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर एस्पिरेंट पर। मैं हूं अनिल और आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर जो कि यूपी टीजीटी पीजीटी दोनों में ही शामिल है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार कुछ एग्जांपल्स पूछ लिए जाते हैं, कई बार कुछ हल्की डिफिनीशन भी पूछ ली जाती है। हालांकि ऑप्शन रहता है तो सिलेक्ट करने में बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत जब ही नहीं होगी जब आपने उसको अच्छे से पढ़ा हुआ होगा। तो आज का जो वीडियो है डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और मैंने जो मेन मेन अक्सर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में उन्हीं टॉपिक को शामिल किया है। बहुत ज़्यादा आपको लेंदी या अननेसेसरी कंटेंट नहीं मिलेगा। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक मेरे साथ। डिस्कस करेंगे हम लाइन बाय लाइन या यूं कहिए कि वन बाय वन जो भी जॉनर्स मिलते हैं लिटरेचर में। तो आगे बढ़ने से पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि व्हाट डज इट मीन। आखिर फॉर्म का मतलब क्या है। जैसे आप जानते हैं फॉर्म कोई रूप, प्रतिरूप या आकार कह सकते हैं। तो लिटरेचर कोई भी हो, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का हो, सभी के अपने अपने लिमिटेशंस, सभी की अपनी अपनी क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर की ही। तो देखते हैं कि क्या है ये। चलिए, यह एक अरेंजमेंट है कि किस तरह से शब्दों को लिखा जाएगा। जब हम किसी शब्द को लिखते हैं, जैसे पोएम्स में वो अलग लिखा जाएगा, प्रोज में अलग लिखा जाएगा। और देखा जाए तो जो ओल्ड ड्रामास हैं, एलिजाबेथन या उससे पहले के जो ड्रामास हैं, उनमें आपको अलग अरेंजमेंट मिलेगा। तो एक्चुअली इट इज अ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन प्रॉपर सेगमेंट टू डिफाइन व्हाट इज फॉर्म। एवरी लिटरेरी फॉर्म हैज अ सेट स्ट्रक्चर विच हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई इट। जाहिर सी बात है, हम देख के ही पहचान लेते हैं कि ये पोएम है या कोई प्रोज है या नोवेल है। कई बार हम देख के पहचान जाते हैं। सब लिटरेरी फॉर्म्स आर आइडेंटिफाई। कुछ को हम पहचानते हैं उनकी लंबाई से, कुछ को उनके शब्द जो रहते हैं उनकी लिमिट क्या है, कितने हैं, कम है, ज़्यादा है, इनसे भी पहचान लेते हैं। जैसे आप एक नोवेल अब जब हाथ में उठाएंगे तो जाहिर सी बात है अलग ही दिखेगा। बुक काफ़ी उसकी लेंथ या थिकनेस रहेगी। और अगर आप कोई शॉर्ट स्टोरी उठाएंगे तो जाहिर सी बात है वो एक दो लाइन, दो तीन पेज में खत्म हो जाने वाली होती है। नोवेल दो तीन पेज में खत्म नहीं होकर के कई सारे पेजेस का कलेक्शन रहता है। कुछ फॉर्म्स ऐसी होती हैं जिनको हम उनकी पंक्तियां देख के पहचान लेते हैं, जैसे सोनेट और हाइकू। सोनेट जो है वो एक इंग्लिश लिटरेचर की एक पोएम है और हाइकू जो है एक जापानीज पोएम है जिसमें सिर्फ तीन लाइनें होती हैं। हम देख के ही पहचान जाएंगे कि ये हाइकू है। और सोनेट जो है वो 14 लाइन्स की पोएम होती है। इसके अलावा जो और मेजर लिटरेरी फॉर्म्स हैं जो कि प्रोज, पोएट्री, ड्रामा, ये सारे आप जानते ही हैं। इस 20th सेंचुरी में कुछ नई फॉर्म्स भी सामने आई हैं, जिसकी वजह से कुछ जो डिफरेंशिएशन है इन सबका आपस में, वो थोड़ा कम हो गया है। तो कई बार पहचानने में भी प्रॉब्लम आने लगी है। जैसे एक स्लैम पोएट्री आ गई है। स्लैम पोएट्री का मतलब होता है कि जिसमें जो परफॉर्म करते हैं एक्चुअली पोएट्री को सुनाते हुए, और कई बार उसमें ऑडियंस भी परफॉर्म कर सकती है। इसमें म्यूजिक और परफॉर्मेंस और ऑडियंस पार्टिसिपेशन रहता है। ये नया ट्रेंड है जो 1980s में अमेरिका में एक्चुअली इसका इमरजेंस हुआ था, शिकागो में। और कुछ और है जैसे फ्लैश फिक्शन। जो फ्लैश फिक्शन है ये भी एक छोटी सी फिक्शनल स्टोरी होती है और इसमें वर्ड लिमिट होती है, तय होती है कि भाई इतने शब्दों में ही लिखना है। तो ये एक्चुअली यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन पूछा गया था, फ्लैश फिक्शन क्या है। तो इसमें वर्ड लिमिट रहती है, वर्ड काउंट फिक्स रहता है कि जैसे सोनेट की तरह 14 लाइन्स हैं, उसी हिसाब से इसमें शब्द जो है वो फिक्स रहते हैं। आगे देखते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं ड्रामा की। ड्रामा जो है वो आप जानते हैं कि पोएट्री सिर्फ पढ़ने के लिए हम कई बार जो कंपोज करते हैं पोएट, ड्रामा जो लिखा जाता है तो ड्रामाटिस्ट का मेन पर्पस होता है इसको रिप्रेजेंट करना स्टेज पर, ना कि पढ़ने के लिए। ठीक है, हम पढ़ते हैं, सिलेबस में शामिल किया जाता है, लेकिन द मेन पर्पस ऑफ द ड्रामाटिस्ट इज फॉर द राइटिंग इज टू बी प्रेजेंटेड ऑन द स्टेज विद एक्टिंग। इसके अलावा स्टोरी भी प्रेजेंट करता है, ये स्टोरी प्रेजेंट करेगा लेकिन लिमिटेशंस या रूल्स के साथ। और इंग्लिश ड्रामा की बात करते हैं तो ये जो चर्च की जो लिटर्जिकल प्रैक्टिस थी, लिटर्जिकल मतलब होता है जब वो कई बार प्रेयर किया करते थे या किसी के मतलब देहाव स्थान पर जाकर के वहां पे इकट्ठे होकर के प्रेयर किया करते थे, तो धीरे धीरे वहां से शुरुआत हुई।
रिलीजियस प्रैक्टिस थी एक्चुअली ये, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई चर्च से। और ओरिजिनली ये ग्रीक में ड्रामा का जन्म हुआ। अरिस्टोटल का आपने नाम सुना ही है, उन्होंने एक पोएटिक्स बुक लिखी हुई है जिसमें उन्होंने बताया है कि परफेक्ट ड्रामा क्या है, उसकी परिभाषाएं, उसके रूल्स क्या, उसके एलिमेंट्स हैं जो कि उन्होंने बताए हैं। सब जॉनर्स की अगर बात की जाए, ड्रामा जैसे बहुत टाइप का रहा है। एलिजाबेथन टाइम पे अलग टाइप से लिखा गया, जैसे जेकोबियन प्लेस अलग टाइप के लिखे गए। रेस्टोरेशन जो कि आप जानते हैं, विलियम कॉन्ग्रीव और द वे ऑफ द वर्ल्ड, उनका काफ़ी फेमस प्ले रहा है। और बहुत सारे उनके उस समय लिखे रेस्टोरेशन प्लेस में कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी उनको कहते हैं, क्योंकि अक्सर हाई क्लास के लोगों की मजाक बनाई जाती थी। मीडिएवल मोरालिटी मतलब मिडिल एज में जो लिखे गए थे प्लेस जिनमें मोरालिटी पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था, वो लिखे गए हैं। मिस्ट्री प्लेस और मिरेकल प्लेस भी शुरुआत में हुए हैं। मिस्ट्री का मतलब होता है जिसमें रहस्य हो, और ये बाइबल से रिलेटेड प्लेस थे। और मिरेकल का मतलब जो था, जो संत हुए हैं, सेंट्स, उनकी जिंदगी से संबंधित प्ले हुआ करते थे। क्लोजेट ड्रामास जो थे, क्लोजेट ड्रामास होते हैं जो, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ को हम कह सकते हैं, उन्होंने एक लिखा था बॉर्डरर्स, या अपने चार्ल्स लैम्ब ने लिखा है। तो ये जो ऐसे वुडविल जो लिखा है उन्होंने, जैसे जिनका परफॉर्मेंस ना होकर के सिर्फ पढ़ने के हिसाब से लिखे गए हों। लिखा तो उन्होंने भी यही था परफॉर्मेंस के पर्पज से, लेकिन वो उसमें एलिमेंट्स या वो चीज़ें नहीं डाल पाए, क्योंकि वो लोग, वर्ड्सवर्थ की बात करें तो पोएट थे, और लैम्ब की बात करें तो वो एसेइस्ट थे, ड्रामाटिस्ट अच्छे नहीं थे, तो उनके ड्रामास में वो कहीं ना कहीं कमी रह गई। तो उनको क्लोजेट ड्रामा कहा जाता है। और जो आजकल जो लेटेस्ट फॉर्म आई है ड्रामा की, वो है स्क्रीन प्ले, जो कि मूवीज के लिए लिखा जाता है। बैले बैले क्या होता है, इसमें भी एक स्टोरी बताई जाती है, एक्टिंग इसमें है, स्टोरी इसमें है, लेकिन इसमें वर्ड्स नहीं होते हैं। ये साइलेंट डांस होता है जिसमें उसके थ्रू स्टोरी समझाई जाती है। ओपेरा जो है, ओपेरा में म्यूजिक, डांस, परफॉर्मेंस सब कुछ होता है। तो कुल मिला के ये नए टाइप ड्रामा है जो आजकल के मॉडर्न जनरेशन को पसंद आते हैं, या कह सकते हैं कि न्यू ट्रेंड है सोसाइटी में जो चल रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं, पोइट्री की बात करें तो पोइट्री और नॉवेल, ये दो ऐसे जॉनर्स हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। और पोइट्री की परिभाषा की बात करें तो ये एक लिटरेरी फॉर्म है जिसमें रिदम, वर्स और मीटर तय रहता है, और इसका पर्पस जो है वो एस्थेटिक प्लेजर मतलब, है ना, जिसमें हमें एक सौंदर्य महसूस हो, पढ़ने में मजा आए, है ना, वो चीजें रहती हैं पोएट्री में। और इसकी भी अपनी एक, कह सकते हैं, रूल बुक है। पोएट्री भी ऐसा नहीं है आपने कोई लाइन लिख दी पोएट्री बन जाए, उसकी भी रूल बुक है कि आप वो रिदमिक होनी चाहिए, हालांकि कुछ पोएम्स रिदमिक नहीं भी होती हैं। और एस्थेटिक प्लेजर तो मस्ट है ही है, क्योंकि अगर वो नहीं मिल रहा है तो जाहिर सी बात कोई नहीं पढ़ेगा। ऑलमोस्ट एवरी सिविलाइजेशन और कल्चर जो भी है, दुनियादारी, सभी दुनिया में हर देश में कोई न कोई पोएट हुआ है, और सबका अपना अपना एक स्टोर है पोएम्स का, जो कि अलग अलग भाषाओं में देखने को मिलता है। अर्लीस्ट पोएट्री की बात करें तो ये एक एपिक ऑफ गिलगमेश, जो कि सीरियन कल्चर में लिखा गया था 2500 ईसा मसीह के जन्म से भी 2500 साल पहले। सब जॉनर्स की बात करें तो सब जॉनर्स में पोइट्री को अलग अलग बांटा गया है, जैसे कि सोनेट नंबर 1 पे आती है। यह 14 लाइन्स की पोएम होती है। इसका फिक्स राइमिंग स्कीम जो होती है, फिक्स होती है। पहला पार्ट इसका ऑक्टेव होता है, दूसरा पार्ट इसका सेस्टेड होता है। पेट्रार्क जो है, इनको अ, जनक कहा जाएगा। वैसे तो ग्रीक में ही इसका जन्म हुआ, लेकिन पेट्रार्क ने इस फॉर्म को बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया लोगों के बीच में, और पेट्रार्कन सोनेट के नाम से ही इसको जानते हैं। बाकी इसके दो टाइप और भी हैं, जैसे शेक्सपियरियन सोनेट, और एक आता है इरेगुलर सोनेट जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। पेट्रार्कल सोनेट में जो ऑक्टेव है उसका राइमिंग स्कीम अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, क्या है। तो इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी बी ए बी बी ए। और सेस्टेट की राइमिंग स्कीम अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग हिसाब से लिखी है। जैसे मिल्टन ने, मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए लिख दिया है, मिल्टन ने इसको सी डी रखा है। बाकी कुछ राइटर्स ने इसको ई डी सी भी किया हुआ है। और शेक्सपियरियन सोनेट की बात करें तो इनकी सोनेट की राइमिंग स्कीम पढ़ना अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत आसान है। ए बी सी डी ई एफ जी जी, जो कि
इनकी फुल मतलब 1 से लेकर के 14 लाइन का, इसमें ऑक्टेव सेस्टेट जैसा कोई क्लियर डिवीजन नहीं मिलता। जॉन मिल्टन ने भी जो लिखे हैं उनमें भी उन्होंने अपना कोई क्लियर डिवीजन नहीं किया, जैसे उनकी ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो सोनेट है, जिसमें कोई ऑक्टेव और सेस्टेट जैसा कोई क्लियर डिवीजन देखने को नहीं मिलता है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इरेगुलर सोनेट्स लिखी हैं, जिनमें उन्होंने कई बार राइमिंग स्कीम से थोड़ी छेड़छाड़ की है, अपने हिसाब से लिखा है, उन्हें हम इंग्लिश सोनेट भी कह सकते हैं। बाकी एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो विलियम शेक्सपियर की जो डार्क लेडी सोनेट्स हैं, एडमंड स्पेंसर ने जो सोनेट कलेक्शन लिखा था, फिलिप सिडनी जो लिखा है, जो आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, एस्ट्रोपल एंड स्टेला, ये ग्रेट राइटर्स थे सोनेट के। आगे बढ़ते हैं, एलिजी की बात करते हैं। तो एलिजी क्या है? यह एक विलाप, लेमेंटेशन का मतलब क्या है? विलाप या दुख व्यक्त करने की कविता होती है। और अक्सर पोएट जो है अपने किसी नियर डियर की डेथ या किसी मतलब लविंग ऑब्जेक्ट के बारे में भी लिखी जा सकती है, या एक पर्सन या किसी दूसरे पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन्स के बारे में भी लिखते हैं, जैसे टॉमस ग्रे ने लिखी है एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। वहां पर कोई एक व्यक्ति की बात नहीं की है उन्होंने, कॉमन पीपल जो कि वहां बरीड होते हैं चर्चयार्ड में, उनके लॉट, उनके भविष्य, उनकी मतलब भाग्य, उनकी जिंदगी की बात की है। तो पर्सन या पर्सन्स भी हो सकते हैं। इसके दो टाइप होते हैं, पेस्टरल एंड पर्सनल। पेस्टरल का मतलब वो एलिजीज होती हैं जिनमें जो पोएट है वो उम्मीद करता है कि उसके साथ साथ जो नेचुरल ऑब्जेक्ट हैं, जैसे फूल, पत्ते, बादल और तमाम तरह की वो फेरीज को इमेजिनेट इमेजिनेट करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं कि वो लोग भी आकर के दुख एक्सप्रेस कर रहे हैं। और पर्सनल की बात की जाए तो टॉमस ग्रे ने जैसे कि अपने पर्सनल कैपेसिटी में जो दुख व्यक्त किया है वो उसे पर्सनल एलिजी कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो मिल्टन की लिसिडास, शैली की एडोनाइस, और इसके अलावा अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने भी लिखी है, और ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने भी थायरसिस लिखी है। तो कई सारे एग्जाम्पल्स हमें एलजीज के मिलते हैं अपने इंग्लिश लिटरेचर में। ओड की बात करें, ओड एक ऐसी पोएम होती है जिसमें जो कवि है वो अपनी ग्रेट डिजायर या विश को एक्सप्रेस करता है, या प्रेयर करता है किसी वेनरेट मतलब किसी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन को लेकर के किसी को एड्रेस होती है। और कहीं ना कहीं ये किसी ग्रेट आइडिया या किसी पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट पर भी लिखी जा सकती है। इसके भी मेन दो टाइप हैं, पिंडारिक और होरेशियन। इसके अलावा जैसे पिंडारिक की बात की जाए तो पिंडर एक पोएट थे, उनके नाम से, क्योंकि उन्होंने इस फॉर्म को बहुत ज्यादा पॉपुलराइज किया तो उनके नाम से इसका नाम पिंडारी गोट पड़ गया। हालांकि सोफोक्लिस, एक्लस और भी कुछ ग्रीक पोएट्स थे जिन्होंने इसको लिखा था, लेकिन पिंडर ने इसको ज्यादा पॉपुलराइज कर दिया तो इसको पिंडारिक ओड कहा गया। इसकी शुरुआत हुई थी ड्रामा से, ये स्वतंत्र नहीं थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसको स्वतंत्र रूप में भी लिखा गया। और पिंडर ने इसको तीन भागों में बांट दिया था, जिसको कहा था स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी एंड इपोड। होरेशियन ओड की बात करें तो ये सिंपल रहती है, इसमें देयर इज नो क्लियर डिवीजन ऑफ स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और इपोड, इसमें डिवीजन नहीं है। इसी वजह से जो सिंप्लिसिटी है होरेशियन ओड की, सिंप्लिसिटी की वजह से ये ज़्यादा पॉपुलराइज हुई इंग्लिश में। और इंग्लिश में जिन अगर बात की जाए तो एडमंड स्पेंसर की जो एपिथैलेमियन, जिन्होंने अपनी मैरिज को सेलिब्रेट करने के लिए लिखी थी, वो कह सकते हैं कि पहली ओड है इंग्लिश में। और बाकी कीट्स, ड्राइडन, पोप, मिल्टन, इन लोगों ने भी बहुत सारी ओड लिखी हैं। टॉमस ग्रे ने भी कुछ ओड लिखी हैं, जैसे प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, द बार्ड। टॉमस ग्रे की ओड भी काफ़ी पॉपुलर रही हैं। तो ये थी ओड की बात। नेक्स्ट फॉर्म जो पोइट्री की है वो है इपिक। इपिक की बात की जाए तो इट इज सुप्रीम फॉर्म ऑफ पोइट्री। सारी कविताओं में जो सबसे ज़्यादा अलग स्थान है, सबसे ज़्यादा सुप्रीम ऊंचा स्थान है, वो है इपिक का। इसमें क्या होता है, इसमें एक स्टोरी नरेट की जाती है, लेकिन वो यूं ही नहीं नरेट की जाती है, उसमें उसकी थीम, पर्पस, इमेजिनेशन, डिग्निफाइड लैंग्वेज, अपीयरेंस ऑफ सुपरनेचुरल पावर्स, स्वेरिंग्स एंड इन्वोकेशंस, ये सारी चीजें शामिल हैं। मतलब आह्वान किया जाता है देवी देवताओं का, जैसे मिल्टन ने किया है, म्यूज होती है कोई ना कोई, लैंग्वेज बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखी जाती है, और बहुत हाई क्वालिटी की इमेजिनेशन रहती है, कोई ना कोई पर्पस भी रहता है जो लिखता है एपिक राइटर। होमर्स जो है, होमर्स के जो इपिक्स हैं, इलियड और ओडिसी, इनको रोल मॉडल माना जाता है एपिक के मामले में। और लगभग बाद में जितने भी एपिक राइटर्स हुए हैं उन सब ने अपने अपने एपिक्स होमर
के एपिक्स पर ही बेस करके लिखे हैं, क्योंकि कहते हैं कि ही वॉज द पायनियर ऑफ दिस जॉनर। मॉक इपिक की बात भी कर लेते हैं साथ ही साथ, क्योंकि इसी का एक हिस्सा है। मॉक इपिक वो होता है, मॉक का मतलब होता है मजाक बनाना, पैरोडी, नकल करना। जैसे उतना बड़ा एपिक नहीं लिख पाया, लेकिन एपिक स्टाइल में लिखने की कोशिश की है, उसको पैरोडाइज किया है, नकल की है, तो उसको मॉक एपिक कहा गया है। ने अलेक्जेंडर पोप ने एक जो है मॉक एपिक लिखा है, रेप ऑफ द लॉक। अगर आपने पढ़ा हो, काफी फनी और काफी अच्छा है, काफी पॉपुलर भी हुआ था इनका एपिक। आगे देखते हैं बैलड। बैलड जो है, यह एक सॉन्ग होता है, और छोटे छोटे स्टेंजास में इसको बांटा जाता है। इसमें जो स्टोरी रहती है वो किसी एडवेंचर, किसी युद्ध या बदला लेने या सुपर नेचुरल इंसिडेंट के बारे में होती है, और सिंपल और ड्रामेटिक स्टाइल में इसको लिखा जाता है। स्टोरी इसमें जरूर होती है। जब ये पहले गाई जाती थी, तो एक सिंगर इसको गाता था, बॉडली मूवमेंट्स मतलब डांस कर करके गाता था, पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए। और यह जो लोकगीत है, उनमें इसका हम कह सकते हैं कि ओरिजिन हुई है। यहाँ से इसकी शुरुआत हुई लोकगीतों से, और काफी प्रचलित फॉर्म हो गई थी बैलेड यूरोपियन कल्चर में। इंग्लिश की बात करें तो इसमें जो अपने एस टी कॉलरिज हैं, उनके एंशियंट मैरिनर, और जॉन कीट्स की ला बेले डेम सेंस मर्सी, टेनिसन की लेडी ऑफ शैलोट, ये अच्छे एग्जाम्पल हैं बैलेड्स के। नेक्स्ट फॉर्म की बात करते हैं तो लिरिक। लिरिक एक बहुत ही छोटी, स्वीट, सिंपल, इंटेंस पोएम होती है। इसके नाम के पीछे एक्चुअली एक लायर, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था, जिसके साथ इसको गाया जाता था। तो उसके साथ गाने की वजह से लायर से ही इसको नाम रख दिया गया लिरिक। और ये बहुत छोटी सी सिंपल शॉर्ट, जैसे हम कह सकते हैं कि अभी विलियम वर्ड्सवर्थ का एग्जाम्पल लें तो डैफोडिल्स एक लिरिक पोएम है, सोलिटरी रीपर लिरिक पोएम है, और भी कुछ ऐसी लिरिक पोएम हमको मिल जाती हैं इंग्लिश लिटरेचर में। इसे इंट्रोड्यूस किया गया था टॉमस ब्याट के द्वारा 16th सेंचुरी में, लेकिन राइटर्स में गिने तो जॉनसन, शेक्सपियर, डन, कॉलरिज, बायरन, कीट्स, ये सभी अच्छे लिरिक राइटर्स हुए हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग की बात करें तो ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है वो ड्रामा का ही हिस्सा हुआ करता था, कभी ट्रेजेडी का हिस्सा हुआ करता था, जिसमें एक राइटर जो है ये कोशिश करता है कि ऑडियंस को समझ में आ जाए कि आगे क्या होने वाला है। तो उसमें कैरेक्टर अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को इस तरह से एक्सप्रेस करता है कि कोई बीच में उसको डिस्टर्ब ना करे, और कोई सामने साइलेंट लिसनर या यूं कहो ऑडियंस उसको सुनती है। तो यह पहले ड्रामा में ही उसका हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में कुछ ड्रामेटिक मोनोलॉग अलग से भी लिखे गए, जैसे ब्राउनिंग का माय लास्ट डचेस, टेनिसंस की यूलिसिस। इस तरह से उन्होंने ये ड्रामेटिक मोनोलॉग भी इंग्लिश लिटरेचर में लिखे गए हैं। और शुरुआत इसकी ग्रीक ट्रेजेडी से ही हुई थी। जैसे हेमलेट में आप देखेंगे, उसका जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है, टू बी और नॉट टू बी, काफी फेमस माना जाता है आज तक का, ब्रिलियंट एग्जाम्पल है ड्रामेटिक मोनोलॉग में। नेक्स्ट बात करते हैं एलिगरी की। एलिगरी क्या होता है? ये किसी एक्चुअल घटना का, या यूं कहो किसी मिथोलॉजिकल स्टोरी का एक कह सकते हैं कि उसकी नकल है, या मेटाफर का मतलब जैसे तुलना करते हैं किसी से किसी की, तो डायरेक्ट ना कह करके इनडायरेक्ट तरीके से कहते हैं, है ना। जैसे कि भाई कि उसका चेहरा एकदम चांद की तरह है, तो वो डायरेक्ट उसके चेहरे को ना कह के चांद को कह रहे हैं। तो इसी हिसाब से ये कह सकते हैं कि एक एक्सटेंडेड मेटाफर मतलब विस्तृत ये मेटाफर है, और इसमें तुलना की जाती है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं, क्लोज स्टडी करते हैं, तो इसमें से इसका जो सेंस है स्टोरी का, वो समझ में आ जाता है कि किसके ऊपर कही गई है। जैसे इंग्लिश लिटरेचर में बात करें तो बनियास की पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, स्पेंसर्स की फेरी क्वीन। स्पेंसर ने फेरी क्वीन जो है अपनी जो रानी थी अपने इंग्लैंड की, उनको खुश करने के लिए लिखा था। तो समझ तो जाते हैं समझने वाले कि आखिर एलिगरी में क्या कहा गया है। यह रियल कैरेक्टर्स को प्रेजेंट ना करके किसी दूसरे नाम से, कैरेक्टर्स और जगह दोनों बातों को किसी दूसरे नाम से उसको प्रेजेंट करते हैं, और हम समझ जाते हैं कि आखिर किसके बारे में कहा गया है। प्रोज की बात करें, प्रोज जो है ये भी एक लिटरेचर की फॉर्म है, लेकिन इसमें दो तरह से कह सकते हैं कि फिक्शन और नॉन फिक्शन। तो फिक्शन में
अगर बात की जाए तो नोवेल, शॉर्ट स्टोरी, नोवेला, ये सारे उसमें शामिल किया जा सकते हैं। नॉन फिक्शन वो सारे वर्क होते हैं जिनमें हम इमेजिनेशन का सहारा ना लें, जैसे बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ट्रेवलॉग, मेमोयर, एसे, डायरी। ये सारे जो फॉर्म है लिटरेचर के, ये नॉन फिक्शनल है। इनकी अगर डिफिनेशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा है। कंटेंट या वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो, आप थोड़े में समझ सके, जितना ज़रूरत है एग्जाम के हिसाब से उतना मैंने आपको इसमें बताया है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, किसी दूसरे टॉपिक को लेकर डिस्कस करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।